एंड वेलकम टू आदर्श त्रिपाठीज क्लास। आज हमको पढ़ना है बेसिडोमाइसीटीज के बारे में और ड्यूट्रोमाइसीटीज के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज को डिस्क्राइब करेंगे। अभी तक हमने फंजाई में क्या पढ़ लिया, एस्कोमाइसीटीज के बारे में और फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ने चल रहे हैं बेसिडोमाइसीटीज के बारे में। तो आइए देखते हैं बेसिडोमाइसीटीज क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बेसिडोमाइसीटीज। ठीक है, चलो अब बेसिडोमाइसीटीज जो हैं, है ना, इनको हम और एक नाम से जानते हैं। इनको हम बोलते हैं रस्ट एंड स्मट। क्या बोलते हैं? रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट। बेसिडोमाइसीटीज को और किस नाम से जाना जाता है? रस्ट और स्मट के नाम से। ठीक, और इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट फंजाई। ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पफ बॉल। अच्छा, क्यों बोलते हैं ये रीजन अभी मैं बताऊंगा। इनके एग्जाम्पल इनके रीजन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, पफ बॉल या टोडस्टोल। टोडस्टोल। ठीक है, तो बेसिडोमाइसीटीज को इतने सारे नामों से जाना जाता है, रस्ट एंड स्मट, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल और टोडस्टोल। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि इसमें आता है मशरूम। क्या आता है इसका? मशरूम। अच्छा, मशरूम का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा। मशरूम कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है ना मशरूम। तो इस वजह से, इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से, इसके इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको कहते हैं ब्रैकेट। देखो ये ब्रैकेट जैसा है ना, ये ब्रैकेट बना हुआ है, हाँ। और पफ बॉल, पफ्ड है बॉल जैसा, तो इसको इसी टोडस्टोल। तो इसकी वजह से बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो मशरूम है। इसलिए इसको कंसीडर करते हुए हम इसके इतने सारे नाम रखते हैं। क्या? ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल और टोडस्टोल और या स्मट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो, अब पहले तो हमने ये देख लिया कि इतने सारे नाम हम देते हैं और क्यों देते हैं, उसका एक एग्जांपल हो गया। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब इनका जो हैबिटाट होता है, सबसे पहले हम हर फंजाई में बात हैबिटाट की कर रहे थे, तो यहां भी पहले हैबिटाट की बात करेंगे। इनका जो बेटा हैबिटाट होता है वो होता है ट्री स्टंप या एज अ पैरासाइट, और दे ग्रो ऑन वुड्स ऑल्सो। ठीक है, क्या है इनका? क्या क्या है? सॉइल, ठीक, ट्री स्टंप्स, डैम्पिंग वुड्स और एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स। क्या कहा मैंने? पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ठीक, पैरासाइट ऑन प्लांट्स होता है, तभी इस कंडीशन को हम बोलते हैं रस्ट और स्मट। यार वीट रस्ट का मैंने एग्जांपल, तुमको याद हो फंजाई का जब इंट्रो दिया था तब मैंने वहां पे वीट रस्ट की बात की थी। ठीक है, ठीक है ना। तो इतनी ये इनका हैबिटाट है, सॉइल पे, ट्री स्टम्प्स पे, डैम्पिंग वुड्स पे और पैरासाइट ऑन प्लांट्स। अच्छा, दे कैन लिव ऑन द डैम्पिंग वुड्स एंड ट्री स्टम्प्स। तो इनको पता है क्या कहते हैं? दे आर द बेस्ट वुड डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं? बेस्ट वुड्स डिकम्पोजर्स। दे आर द बेस्ट वुड डिकम्पोजर्स। ठीक है, इनको बेस्ट वुड डिकम्पोजर भी कहा जाता है। अब ये याद रखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज द बेस्ट वुड डिकम्पोजर। तो याद रख लेना ये, यार स्टंप और डैम्पिंग वुड अगर सीधे सीधे नाम ले रहा हूं तो दे आर द बेस्ट वेट व्हाट वुड्स डिकम्पोजर। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, अब आगे बढ़ो। इनमें क्या होता है? इनका जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो भी नहीं होता।
दूसरी बात, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी नहीं होता है। क्लियर? मतलब ना ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये करते हैं, ना ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, तो फिर ये करते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके पास कैसा होता है? इनका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात यहां तक? ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों नहीं होते हैं, सिर्फ इनके पास कौन सा होता है? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल को भी काटिए, ए सेक्सुअल को भी काटिए और वेजिटेटिव। अच्छा, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें पता था क्या होता है? बर्डिंग होता है, फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन का। काहे का यूज करते हैं? ये यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन का। क्लियर हो गई बात यहां तक? इतनी चीजें समझ में आई कि ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही इनके पास नहीं होते हैं। ठीक, इनका हैबिटाट क्या होता है? सॉइल होता है, ट्री होता है, डैम्पिंग वुड होता है, पैरासाइट होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हुई बात? चलो आगे देखते हैं। अब बात करने आ रहा है हम इनके माइसीलियम की। माइसीलियम क्या था? वही हाइफी का ग्रुप। हाइफी क्या था? एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इनका जो माइसीलियम होता है बेटा, इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ब्रांच्ड पर एसेप्टेट। एस्कोमाइसिटीज में ब्रांच्ड होता है पर एसेप्टेट होता है ना। लेकिन इनका क्या होता है? इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट, भाई इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट दोनों होता है। मतलब ब्रांच भी होगा और डिवाइडेड भी होगा। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस दे आर नोन एज मोस्ट डेवलप्ड फंजाई। बेसिडोमाइसिटीज को कहते हैं मोस्ट डेवलप्ड फंजाई, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से ही ये होते हैं ब्रांच्ड और सेप्टेट। इनका माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, मोस्ट डेवलप्ड फंजाई होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें समझो, इनके पास क्या होता है? इनका जो इनका जब गैमेट प्रोडक्शन होता है ना, गैमीट ये बनते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही मजेदार चीज होती है कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, लेकिन इनके जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ इनमें गैमीट्स बनाने में हेल्प करता है। वो कैसे मदद करता है? कि जैसे दो वेजिटेटिव सेल हैं, दो वेजिटेटिव सेल होती हैं ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप। मतलब दो वेजिटेटिव जो सेल हैं इनके, या सोमैटिक सेल्स आप कह लो, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स या डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो आपस में फ्यूज करती हैं। ठीक, मान लो ये ए है, ये एक सेल है जिसके पास ए कैरेक्टर है, ये एक सेल है जिसके पास बी कैरेक्टर है। ठीक, ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर, 6 लग रहा है यार, बी लग नहीं रहा है। चलो अब ठीक है, एक के पास ए कैरेक्टर है, एक के पास बी कैरेक्टर है। ठीक, तो होगा क्या? ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करेंगी, है ना। ये दोनों सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगी। ठीक है, अब ये एक सेल बन गई। अब मैंने बताया था कि जब n और n मतलब n प्लस n की कंडीशन जब होती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक स्पेस, डाइकैरियोटिक कंडीशन। डाइकैरियोटिक मतलब यहां पर दो न्यूक्लियस हैं, ये डाइकैरियोटिक कंडीशन हुई। मतलब दो वेजिटेटिव सेल जिनके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वो आपस में फ्यूज हुई और एक बनी, सबसे पहले बनी डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ये डाइकैरियोटिक स्टेज यहां से हटी। ठीक, सेल अभी भी एक ही है, सेल डिवाइड नहीं हुई है, ये बनी 2n। ठीक, मतलब यहां पे हुई कैरियोगैमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं अभी अलग अलग बनाऊंगा डायग्राम, पहले इस डायग्राम में समझना शुरू करो कि सेल होता कैसे। अभी तक n+n था, फिर अब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, कैरियोगैमी हुई और बना 2n स्ट्रक्चर। ठीक, नाउ
दिस कैरियोगैमी इज फॉलोड बाय मियोसिस। मियोसिस मैंने क्या बताया था, इट इज अ रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, मियोसिस में क्या बताया था, मियोसिस क्या होता है, एक रिडक्शन डिवीजन होता है। जब वो रिडक्शन फिर हुआ मियोसिस, ठीक है, तो बन गई 4 सेल्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो ये बन गई 4 सेल, मियोसिस। तो पहले इवेंट क्या हुआ, पहले हुआ डाइकैरियोटिक इवेंट हुआ, डाइकैरियोटिक कंडीशन हमने देखी, फिर कैरियोगैमी हमने देखी, समझ में आ रहा है ना, फिर हमने मियोसिस देखा, और मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनी, 4 सेल्स बनी। क्या बनी, क्या नाम था उनका, वो मैं भी बताऊंगा। पहले देखो कंडीशन क्या क्या हो रही है, ये बात समझ में आ रही है यहां तक, है ना। अब देखो हर सेल, हर एक का डायग्राम देख लो। अभी तो मैंने बताया था एक सेल के अंदर कैसे पचड़ा फैलता है, लेकिन अब अलग अलग देखो। जब हम बात करेंगे डाइकैरियोटिक कंडीशन की, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन में एक ही सेल के अंदर n+n है। देखो ऐसे 2 सेल है ना भाई, 2 डिफरेंट स्ट्रेन की सेल है, तो तो हम दूसरा कलर यूज करेंगे। ऐसे देखो ब्लैक एंड रेड, मतलब ये 2 डिफरेंट सेल्स थी, ये आपस में आके मिली और यहां पे आई डाइकैरियोटिक स्टेज। अब क्या हुआ, सेल तो वही थी, सेल वही रही, सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल की आपस में फ्यूजन था, ठीक। यहां पे आ गई 2n स्टेज, दैट इज योर कैरियोगैमी, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पे शुरू हुआ रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन जब हुआ तो n n n n, ठीक है, यहां पे बन गई 4 सेल्स। ये बात समझ में आ गई यहां तक, कोई डाउट, क्या कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा था, है ना, इतनी बात पकड़ में आ गई। n पहले डाइकैरियोटिक स्टेज, फिर कैरियोगैमिक स्टेज, फिर उसमें हुआ मियोसिस, मियोसिस से बनी तुम्हारी 4 सेल्स। अब इस हर स्ट्रक्चर का अलग नाम है, ठीक है, ये क्यों रखा है मैंने, क्यों लिखा है, ये मिटाई दो। हर सेल का यहां पे अलग अपना नाम है, ठीक है। अब यहां पे नाम क्या है, क्या होता है जब 2 सेल डिफरेंट जीनोटाइप की स्ट्रक्चर मिलकर डाइकैरियोटिक बनाती है, ठीक। जब ये डाइकैरियोटिक हुआ, जब ये कंडीशन है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, सॉरी इसको हम तब बोलते हैं बेसिडियम, नोन एज बेसिडियम। समझ में आ रही बात, क्या, जब डाइकैरियोटिक स्टेज में जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम बोलते हैं बेसिडियम, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एक डाइकैरियोटिक बेसिडियम बना, फिर हुआ कैरियोगैमी, हुआ कैरियोगैमी से बेसिडियम देता है 4 बेसिडियोस्पोर। ये क्या बना, बेसिडियोस्पोर। समझ में आई बात, डाइकैरियोटिक स्टेज पे होता है बेसिडियम, फिर ये सारे बेसिडियम में कैरियोगैमी मियोसिस, और वहां से वो हमें मिलते हैं 4 बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर जो यहां पे मिले, ये एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जाके बैठते हैं, ठीक। ये 4 बेसिडियोस्पोर जो हमें मिले थे, वो जाके एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बैठते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। मतलब ये एक फ्रूटिंग बॉडी, यहां पे लिख रहा हूं, चलो यहां पे ऊपर लिखता हूं, देखो क्या कह रहा हूं मैं, समझो। ये बेसिडियोस्पोर, ऊपर आ जाओ, ये 4 बेसिडियोस्पोर, दीज 4 बेसिडियोस्पोर्स आपके कहां चले गए, दे वेंट टू फॉर्म, मतलब ये गेट इनसाइड अ फ्रूटिंग बॉडी, गेट इनसाइड अ फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प, ठीक है, बेसिडियोकार्प। समझ में आ रही बात, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। पकड़ में आ गई बात यहां तक, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही था जो कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है मतलब डेवलप्ड है, तो इनको हम बोलते हैं ना, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड। तो इसीलिए अब समझो कैरियोगैमी हुई, बेसिडियम बना, बेसिडियम से हमें मियोसिस
कैरियोगैमी होके मियोसिस होके बेसिडियोकार्प मिला, वो बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बैठा, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। ठीक है, क्वेश्चन याद रख, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है उस्टिलियागो, ठीक है, पक्सीनिया और रामकान उपा, एस्टेलियागो, पक्सीनिया और एगरिकस। एगरिकस, पक्सीनिया जो होता है ना, इसे ही तुम बोलते हो वीट रस्ट। याद हो तो पहला लेक्चर देखना आके फंजाई का, जहां पे इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, एगरिकस को आप बोलते हो स्मट, ठीक है, और उस्टिलियागो इज योर मशरूम, सॉरी एगरिकस इज मशरूम, उल्टा हो गया। एगरिकस को बोलते हो मशरूम और उस्टिलियागो को बोलते हो स्मट। क्लियर हुई बात? अब ये एरो मिटा दे रहा हूं, थोड़ा गंदा दिख रहा है इसलिए। ये एरो यहां से समझ में आ गया ना, बेसिडियोस्पोर कैसे क्या बना था, क्या सिस्टम बैठ रहा था। ठीक है, ये है मशरूम, मशरूम, वीट रस्ट, स्मट। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका क्या है, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इस हर क्लासिफिकेशन के चैप्टर में एग्जाम्पल तुम्हें सारे याद होने चाहिए। ठीक है, इसकी ट्रिक है बापू। क्या है ट्रिक? बेसिडियोस्पोर्स, BAPU, बापू। ठीक है, क्या है बापू होता है ना, तो एस्टेलिगो तुम्हारा ये है, एगरिकस, पक्सीनिया और उस्टिलियागो। ठीक, बापू याद हो गया, ये तरीका ये याद हो गया, कोई डाउट यहां तक? ये बहुत मतलब ये चीज तुम्हें अगर पकड़ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा याद रखना, फिर कुछ खेल नहीं है, सारा खेल ये है। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना, समझ में आई बात? प्लांट के लिए पैरासाइट होते हैं, तो प्लांट के लिए पैरासाइट, भाई गेहूं चावल धान हमारे यहाँ प्लांट है ना, उसमें जो पैरासिटिक है वो हमें नुकसान करेगा, तो वही चीज है। पक्सीनिया इज योर वीट रस्ट, एगरिकस इज योर मशरूम, मशरूम आप खाते हो। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियागो स्मट हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो, तो बेसिडियोमाइसिटीज हुई यहां पर खत्म। अब हम पढ़ने आ रहे हैं आखिरी फंजाई के बारे में। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज, सर बेसिडियोकार्प कुछ कुछ था ऐसा, इस सर ये मशरूम, अच्छा इनको सर ना पफ बॉल भी कहते थे, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, और टोडस्टोल भी कहते हैं। क्यों सर? मशरूम की वजह से, इनका मेन एग्जांपल मशरूम था। और क्या था सर, इनमें ना इनमें बेसिडियोकार्प बनता है, बेसिडियोकार्प बन रहा था। बेसिडियोकार्प क्या था? वो फ्रूटिंग बॉडी थी जिसके अंदर सारे बेसिडियोस्पोर थे। और सर बेसिडियोस्पोर हमें बेसिडियम से मिले थे। बेसिडियम इज अ डाइकैरियोटिक कंडीशन जिसमें N+N कंडीशन रह जाती है। ठीक है, और सर इसका एग्जाम्पल था बापू। बापू मतलब बेसिडियोस्पोर में आता है तुम्हारा एगरिकस और पक्सीनिया और उस्टिलियागो। चलो, वेरी गुड। अब हम बात करने आ रहे हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में। ड्यूट्रोमाइसिटीज, यार ये कतई मतलब बेचारी फंजाई है। ठीक है, इसका नाम ही है इम्परफेक्ट फंजाई। क्या नाम है इसका? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसका नाम क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा, इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं, सिर्फ ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर पाता है। मतलब इसके शायद ये ऐसा माना जाता है कि शायद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या ये माना जाता है कि शायद ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है इसके, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पता है। ठीक, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता है, लेकिन इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का हमें पता नहीं है। ठीक, तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये करता है कोनिडिया के थ्रू। ठीक, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, डीसी ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। क्लियर होगी बात यहां तक? अब होगा क्या ना, जो धीरे धीरे इसकी हमें सेक्सुअल स्टेजेस का पता चलेगा ना, तो इसमें जो फंजाई है वो इनके एप्रोप्रिएट ग्रुप में भेजी जाएंगी।
पर अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। यार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो आज के टाइम में इम्परफेक्ट ही है ना, तो वो इम्परफेक्ट फंजाई का नाम इसको दे दिया। अब इसमें ज्यादा कुछ भी पढ़ने की बात नहीं, इसका जो माइसीलियम होता है ना बच्चों, माइसीलियम, इसका माइसीलियम भी होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया होता है, और ये लार्ज नंबर में डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर होते हैं, है ना, क्या होता है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर मतलब होता है कचड़ा, ठीक है। ये इनका काम ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ये कचड़े को गलाने का काम करते हैं। जो आप कचड़ा फेंकते हो, जो कचड़े के ढेर लगते हैं, उनमें ये ज्यादा ग्रो करते हो और ये उसको डिकम्पोज करने में हमारी मदद करते हैं। और इस वजह से बिकॉज दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स। रिसाइकलिंग ऑफ मैनी मिनरल्स, क्लियर बेटा। तो इतनी बातें हैं, कोनिडिया है इनका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, माइसीलियम इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट है, दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। और ये काम होने की वजह से, ये कारण होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मैनी मिनरल्स को रिसाइकल करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। इनके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, इतनी ही बातें याद रखना, बस इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल जरूर पूछता है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है कोलेट्रिकम, ठीक, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और है तुम्हारा अल्टरनेरिया, ठीक, CTA, ठीक है, DCTA, ठीक है। अरे ABCD पढ़ा है ना, तो B तो हमने पढ़ा नहीं, CDT एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी तुम्हारा अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम, और ये तुम्हारा क्या, ट्राइकोडर्मा इज फॉर ड्यूटेरियम, ठीक है, एसिडी। याद ऐसे रखना, राम कान ऊपर से कटा, ठीक है, डी कटा, DCT है, ठीक है, डी कटा, डी जब कट जाएगा, डी कटा इसका एग्जांपल है, ठीक है। उधर बापू था, इधर डी कटा हो गया, ठीक, डी कटा, तो याद रख लेना कोलेट्रिकम, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। इतनी ही बातें हमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में पढ़नी थी, और इसके साथ साथ खत्म होता है हमारा किंगडम फंजाई, मुबारक हो। तो कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, ठीक है, उस वीडियो में आप जाके ड्रॉप कर देना, जो भी होगा मैं आपको वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फॉर व्यूअर्स, जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतना इंकरेजमेंट आता है पढ़ाने का, ठीक है। और दूसरी बात ये समझो कि 2022 का नीट होने में बहुत टाइम है अभी, लेकिन एक ही साल का समय होता है। अभी तो नीट का रिजल्ट आएगा 2021 का, तो मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो। बायो पढ़ने में सिर्फ तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे मेन फोकस करना है। अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड अच्छी है तो आप कम से कम, मैंने अभी 2021 का पेपर देखा था, अगर आपकी बायो कमांड अच्छी तो 78, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 78 to 79 क्वेश्चन आउट ऑफ 90, है ना, सीधे सीधे एनसीईआरटी लाइन थे, है ना। लेकिन एनसीईआरटी को कहते हैं गागर में सागर, है ना। आपको समझना बहुत पड़ेगा, आपको आना बहुत चाहिए, तो आपको पढ़ना रेगुलरली पड़ेगा। और जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एक बार में पढ़ के बेटा याद नहीं होते हैं, ठीक है, आपको इनको रिवीजन करना पड़ता है। अब रिवाइज करने का क्या तरीका होता है, रिवाइज करने का बेटा तरीका ये होता है कि अभी आपने कोई चीज पढ़ी, मान लो अभी तुमने ये पढ़ा, ठीक है, ये एक बार जब शाम को पढ़ने बैठो, या जब भी दोबारा तुम वीडियो देखने के बाद जब तुम पढ़ने बैठो, तो एक बार पढ़ लिया, ठीक। फिर आप एक वीक बाद, है ना, संडे को बैठे, वीडियो लेक्चर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो आप वीडियो पे देखो,
हाँ, या फिर सबसे अच्छा है कि आप वीडियो ही देखो, वीडियो को 2x स्पीड पे कर लो, है ना, वीडियो 2x स्पीड पे करके फटाफट देख लो, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे मैंने कौन सी ट्रिक बताई है, और उसके बाद फिर एक बार पढ़ लो। हफ्ते भर आपने, एक बार तो आपने जब पढ़ा तब उस दिन एक रिवीजन दिया, फिर आपने हफ्ते भर बाद एक रिवीजन दिया, फिर 15 डेज बाद एक रिवीजन दो, ठीक है। 15 डेज बाद भी सिर्फ वीडियो देखा, फिर पन्ने पलटे, जो ट्रिक्स थी याद की, एग्जाम्पल याद किए, फिर देखा कि मुझे कितना याद रह रहा है, 15 दिन बाद हो गया। उसको फिर एक महीने बाद होगा क्या, आफ्टर 3 रिविजन्स, अगर आपके 3 रिवीजन बहुत अच्छे हो गए तो आप कभी वो चीज नहीं भूलोगे। और बेटा ये ध्यान रखो कि रिवीजन तब अच्छा होगा जब विजन अच्छा होगा। विजन अच्छा होगा मतलब पहली बार जब वीडियो से पढ़ रहे हो ना, तो आप कितने ध्यान से और कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो, है ना। ये चीज का ध्यान रखना कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, मैं बायो की ही बात नहीं कर रहा हूं, वेदर यू आर गोइंग फॉर फिजिक्स, यू आर गोइंग फॉर केमिस्ट्री और एनीथिंग, है ना, आप ऐसे पढ़ो जब पढ़ते टाइम आपका विजन जितना अच्छा होगा, जितना पहली बार में आप कंसंट्रेट होकर पढ़ लोगे, उतना आपका रिवीजन बाद में अच्छा होगा और उतने कम टाइम में हो जाएगा। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखो, ठीक है। तो इस वीडियो की बातें, फंजाई की बातें यहीं तक, आगे हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट क्योंकि प्लांट और एनिमल किंगडम अपने आप में ही एक चैप्टर है, चैप्टर 3 और 4, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में हम वायरसेस की बात करेंगे, विरोइड्स की बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो की बातें यहीं तक। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।